आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की कटाई, मड़ाई और भंडारण पर वैज्ञानिक सलाह। हल्दी की खेती करके किसान कमाएं अच्छी आय। इस समय गेहूं की फसलें पककर तैयार हैं और फसल की कटाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है। तो जैसा कि फसल बड़ी मेहनत से तैयार होती है, ऐसे में कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि फसल उत्पादन का अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, जिस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं डॉक्टर धवेंद्र सिंह। हम देख रहे हैं जिन किसान भाइयों ने समय से बोनी की है उनका गेहूं पक चुका है। अक्सर देखने में आता है किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दीबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहे और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई करे तो अधिक लाभ मिलेगा। तो गेहूं की कटाई से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब हमारी फसल पकने को होती है तो उसका जो बाली है, गेहूं की बाली है, उसको निकाल के देखें और दाना जो है जब हम देखेंगे अगर उसमें कट की आवाज़ आती है तो हमारा पक चुका है, और दाना अगर वो दबाने पे दब जाता है आसानी से तो आप समझें कि अभी ये काटने लायक नहीं है। क्योंकि हम अगर नमी में काट लेते हैं तो उससे कि दाने की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है और उसको रखने में भी हमें जो कीड़े बीमारियों का असर ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही हमारा कट की आवाज़ आए हम उस समय उसको काट लें। कटाई करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि जब हम कटाई करते हैं, जब श्रमिकों द्वारा कटाई करते हैं तो आजकल जो दरांती आती हैं, जैसे आपके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सभी लोग जो है जो मैनुअल कटाई करते हैं वो दरांती के माध्यम से करते हैं, क्योंकि दरांती में दाने होते हैं तो उस पर जो है हमारा जो श्रम है वो कम लगता है और हमारा जो आसानी से कट जाता है। और हसिया जो पुराने हसिया थे उस पर ताकत ज़्यादा लगती थी और जो है कटाई जो है ठीक से नहीं हो पाती थी। तो जो दरांती, दांते वाली जो दरांती आती है उससे अगर हम कटाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो है उसमें श्रम भी कम लगेगा और कम समय में हम ज़्यादा क्षेत्रफल की कटाई कर सकते हैं। कृषि यंत्र आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कृषि यंत्र इस तरह के भी आ रहे हैं जो कटाई वाली मशीनें हैं वो काटती हुई जाती हैं और साथ में उसका बंडल भी बना देती हैं। लेकिन वहाँ हमको एक सावधानी बरतनी होती है कि बंडल में अगर हमारा जूट की लगी हुई है रस्सी तो वो हमको जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत पैदा नहीं करती है कि जहाँ हम जो है मशीन से कटाई कर रहे हैं वहाँ पर जो है हम जो रस्सी का इस्तेमाल जो जूट वाली रस्सी है उसका करें और काटने के बाद में 2-3 दिन उसको खेत में ही छोड़ दें। तो तेज़ धूप में जब वो 2-3 दिन सूख लेगा और सूखने के बाद हम उसको इकट्ठा करें। खलिहान में रखते समय हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, एक तो ये खलिहान आजकल क्या है कि हम देखते हैं कि प्लास्टिक की सीट भी कुछ किसान भाई ले लेते हैं। कुछ किसान भाई जो है उसको जो है खेत में ही खलिहान बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे जो भी उसमें पौधे होते हैं उनको जो है निकाल करके और उसको जो है प्लेन करके। लेकिन ये तरीका काफ़ी क्योंकि इसमें श्रम लगता है तो इसलिए आजकल जो किसान भाई करते हैं, आजकल त्रिपाल ले लेते हैं, प्लास्टिक की सीट ले लेते हैं और उस सीट को जो बिछा लेते हैं। हम जो है इकट्ठा प्लास्टिक की सीट पे हम जो डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको वहाँ सूखने देते हैं और जब सूख जाएगा, सूखने के बाद में हम उसको थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग कराते समय भी हम देख लें कि उससे पहले हमारा जो है वो सूखना चाहिए और सूखने के बाद ही हम जो है थ्रेसिंग कराएं। तो थ्रेसर के माध्यम से जो आपकी थ्रेसिंग करते समय भी हमको जो है सावधानी बरतनी है और उसमें हमें देखना है कि जब भी हम थ्रेसर से थ्रेसिंग करें उस समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि एक तो हमारे जो कपड़े हैं वो जो है ढीले ढाले नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है कि जहाँ भी हम थ्रेसिंग करें वहाँ पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए,
क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम थ्रेसिंग करते हैं थ्रेसर से, तो उस समय कभी कभी चिनगारी कोई निकलती है, तो उससे कभी कभी हादसे हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पानी की व्यवस्था नज़दीक होगी, तो ये जब भी कोई हादसा होता है तो उससे हम बच जाएंगे। किसान भाइयों, आपको फसल का बाजार में अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए थ्रेसिंग के बाद और भंडारण से पहले उपज का श्रेणीकरण अवश्य करें। श्रेणीकरण में पहले कटे टूटे दानों, कंकड़, पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों की सफाई करें, फिर इसके बाद ग्राइंडिंग करें। देखिए, थ्रेसिंग करने के बाद में हम उसको सुखाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थ्रेसिंग करने के बाद तुरंत हम उसको स्टोर कर देते हैं और थोड़ी सी नमी होती है तो उसमें गैस बनती है और उससे हमारी क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है। तो पहले हम थ्रेसिंग करने के बाद उसको सुखा दें धूप में, और धूप में सुखाने के बाद छाया में उसको ठंडा कर दें। उसके बाद में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गेहूं की अगर कटाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो समय है वो कम लगेगा, और दूसरा जो बीज की गुणवत्ता है, जो हमारा गेहूं उत्पादन कर रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल दौरे पर नमती क्षेत्र बालोंग स्मारक में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले, कम संसाधनों के बावजूद बड़ी दुश्मन सेना को दी थी मात। अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को दिया कड़ा जवाब। कहा, पाकिस्तान में बर्बाद हो रहे हैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर दौरे पर राष्ट्रीय राजमार्गों की करेंगे समीक्षा। काजीकुंड बनिहाल सुरंग का करेंगे निरीक्षण। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन। वायनाड में किया रोड शो। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही मौजूद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश की जलवायु में कई प्रकार के मसाले वर्गीय फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बस जरूरत है इनकी खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए। चूंकि हल्दी की बुआई के लिए 15 मई से 30 मई का समय उपयुक्त रहता है, तो जो किसान हल्दी की खेती करने की सोच रहे हैं वे इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई किस तरह से करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। देखिए, हल्दी लगाने का मुख्य समय अभी चल रहा है। इसको हम 15 मई तक लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान हमारा 15 मई के बाद तक भी लगाते हैं, तो लेकिन उनको उत्पादन कम मिलता है। तो यह उपयुक्त समय चल रहा है। हल्दी में हमारा मुख्य रूप से अभी 2 प्रभेद जो है, जिसको हम लोग राजेंद्र सोनिया और एक राजेंद्र सोनाली, यह प्रभेद हमारा बहुत ही अच्छा है और इसका उत्पादन क्षमता भी बहुत ही काफ़ी अच्छी है। इसमें अगर औसत उत्पादन की बात करें तो 400 से लेकर के 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमारा इसका उत्पादन गया है। और किसान के क्षेत्र पर भी बहुत सारे किसान इसको लगा करके भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनको इतना उत्पादन देने वाली प्रभेद का विकास हुआ है और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमारा किसान भाइयों से सबमिशन यही रहेगा कि राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली को अवश्य लगाएं। और इसका बीज हमारे विश्वविद्यालय में भी है और बहुत सारे हमारे किसान इसका बीज उत्पादन करके भी तैयार करके अन्य किसानों को भी दे रहे हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए।
बीज उपचार की विधि प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगोकर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़ जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। हल्दी के लिए मुख्य रूप से कम 3-4 जुताई होनी चाहिए और 1-2 गहरी जुताई भी होनी चाहिए। और जुताई के समय हम अगर उसमें 300 कुंटल गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, कंपोस्ट अथवा बर्मी कंपोस्ट भी मिल जाए तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन बर्मी कंपोस्ट का डोज थोड़ा कम होगा। इसमें मुख्य रूप से जो हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो जो हमारा मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें हम 100 से लेकर के 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और इसी तरह से हमारा 80 किलोग्राम पोटास का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का आधी मात्रा बुआई के समय देना है और शेष जो आधी मात्रा है वो हम उपरिवेशन के रूप में हम एक तो बुआई के 40-45 दिन बाद और दूसरा हमारा 80 से 90 दिन के बाद हम मिट्टी चढ़ाने के बाद हम देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह फर्टिलाइजर का डोज होता है। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंद की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। और उसके अलावा जो लगाने का जो दूरी है वह लगाने का दूरी हमारा मुख्य रूप से वैरायटी पर निर्भर करता है। अगर हमारा अच्छी किस्म का वैरायटी है तो उसको हम 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का दूरी रखते हैं और कंद से कंद का दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर पर हम कूड़ में लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। हल्दी में पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पर करें। दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई के समय जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से हम हल्दी में एक प्रकार से अगर हम कहें तो इसमें हम मल्चिंग का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो फसल अवशेष जो भी हमारा होता है, अगर उस खेत में पिछले बार हल्दी लगा हुआ है तो उसके पुआल, उसके पत्तों को चाहे पुआल को भी मल्च के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और हल्दी हमारा इस जिले का, समस्तीपुर का मुख्य फसल भी है, तो इसीलिए इसमें का हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में बगीचे में भी लगा सकते हैं। आम के बगीचे में लगा सकते हैं, हम आपका लीची के बगीचे में लगा सकते हैं। यानी हल्दी को हम साइड लविंग क्रॉप भी कहते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल दौरे पर नमती क्षेत्र बालोंग स्मारक में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले कम संसाधनों के बावजूद बड़ी दुश्मन सेना को दी थी मात। अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को दिया कड़ा जवाब। कहा पाकिस्तान में बर्बाद हो रहे हैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर दौरे पर राष्ट्रीय राजमार्गों की करेंगे समीक्षा। काजीकुंड, बनिहाल सुरंग का करेंगे निरीक्षण। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन। वायनाड में किया रोड शो। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही मौजूद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ साथ दिनांक 16 अप्रैल को हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा विभिन्न दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व गेहूं फसल की कटाई के समय और ऊर्जा की बचत के लिए ट्रैक्टर चलित रीपर या कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए प्रारंभिक नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। रासायनिक कीट नियंत्रण के लिए राइनोक्सफियर 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मक्का की फसल नरमंजरी अवस्था में होने पर नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा का छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन फसल जैसे मूंग और उड़द अभी तक नहीं लगाई है तो खेत की जुताई करके बुआई करें। समय पर बोई गई फसल 20 से 25 दिन की हो गई हो तो उसमें निराई गुड़ाई का कार्य कर खरपतवार नियंत्रण करें। ग्रीष्मकालीन तिल की फसल अभी तक नहीं लगाई है तो खेत की जुताई करके इसकी बुआई करें और जो फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो तो उसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो उन खेतों में निराई गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। भंडारण के लिए दलहनी फसलों के बीजों में 8 से 10% नमी हो, इसके लिए बीजों को अच्छी तरह से सुखाएं। गर्मी की साग सब्जी की फसलों की सतत निगरानी करते रहें और आवश्यकता अनुसार उपयुक्त सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन शकरकंद की रोपाई प्रारंभ करें। आम, अनार और नींबू के पेड़ों में थाला बनाकर प्रत्येक 4 से 5 दिन में हल्की सिंचाई करें। अप्रैल और मई के महीने में फलदार वृक्ष लगाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दें और बारिश के पश्चात रोपाई करें। केला और पपीता के पौध में सप्ताह में 1 बार पानी अवश्य देवें और टपक सिंचाई में सिंचाई का समय बढ़ाएं। तापमान बढ़ने से पोल्ट्री में मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ने की संभावना है, इसलिए उसके रोकथाम के लिए पक्षियों को हमेशा ठंडा पानी लगातार पिलाना चाहिए। मुख्य रूप से 12 बजे से 6 बजे के बीच पक्षियों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पशुओं एवं मुर्गियों के निवास स्थल में बोरे लगाकर लू एवं गर्म हवा से बचाव करना आवश्यक है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेमुनगला, जिला बिलासपुर के मोहसिन रजा ने। आपने लेयर मुर्गी पालन पर संपूर्ण जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज़ का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है,
क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह का बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर जो मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही जरूरी है मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध बहुत सारे उपलब्ध आहार हैं, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतःपरजीवी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए और
ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम